नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इतिहास से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित जो 65 अंकों का आपका पंचायती राज आना है, जिसमें योजनाएँ भी हैं, उन्हीं को कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आपने हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को जॉइन नहीं किया है, तो इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। इसमें हर संडे को, ये जो आने वाला संडे कल है, इसमें आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 कराया जाएगा। और इसके बाद फिर आने वाले दिनों में इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। और अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो अच्छा होगा। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत कुछ नए नए प्रश्नों से आपका परिचय होगा, ठीक है? और मॉक टेस्ट जो होगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, इस ताकि आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है प्राचीन काल में ग्राम वृद्ध परिषद इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझो, ये टर्म याद रखना ग्राम वृद्ध परिषद, ये क्या होता है अभी मैं इसकी भी चर्चा करूँगा। लेकिन ये टर्म मिलता कहाँ है आपको? आपको मिलता है ये अर्थशास्त्र में। अब देखो ये ग्राम वृद्ध परिषद होता क्या है? ग्राम वृद्ध परिषद, ठीक है? ग्राम वृद्ध परिषद में अगर आपसे पूछे इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में। और ये अर्थशास्त्र किसका है? तो आप बताओगे कौटिल्य यानी कि चाणक्य का, ठीक है? ये ग्राम वृद्ध परिषद है, आप नाम से समझो, गाँव के वृद्ध लोगों की परिषद। अर्थात इसमें कौन होगा? तो इसमें इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे। प्रमुख व्यक्ति होते थे। आप बताओ जहाँ पर एलीट क्लास के लोग होंगे, जिस संस्था में वो काम क्या करेगी? वो काम करेगी किसी की मदद करना। तो गाँव का जो सर्वे सर्वा होता था, गाँव का जो प्रमुख आता होता था, उसकी मदद करना इनका काम था। तो इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य था ये ग्राम शासन में जो गाँव का प्रमुख होता था, ग्रामणी मौर्य काल में, ग्रामणी की सहायता करते थे, ठीक है? मौर्य काल में जो गाँव का प्रमुख होता था ग्रामीण, ये उसकी सहायता किया करते थे। सहायता कैसे करते थे? ग्राम वृत्त परिषद इनकी सहायता करता था न्यायिक कार्यों में। ये न्याय का कार्य भी देखते थे। न्याय का कार्य भी करते थे। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक। अच्छा मौर्य काल में ये जो ग्रामणी है, इसका काम क्या था? बताया आपको? ग्रामणी के कार्य ग्रामणी के कार्य ग्रामीण के कार्य क्या होंगे? एक गाँव में गाँव प्रधान के क्या काम होते हैं? गाँव प्रधान के काम होते हैं भूमिकर उनसे जो टैक्स वसूला जाता है, गाँव पंचायत की ज़मीन पर कोई मेला लगा है, उनसे टैक्स वसूलना, शुल्क लगाना, ये सारे काम होते हैं। गाँव की प्रशासन व्यवस्था देखना, ये सारे काम आज के प्रधान के होते हैं। तो बताओ उस समय भी क्या काम होंगे? यही सारे काम होंगे, है ना? तो यह कृषकों से भूमि कर वसूलता था, भूमि कर वसूलता था और साथ ही साथ और क्या करता था? ग्राम प्रशासन ग्राम के प्रशासन का या हम कहें ग्राम प्रशासन को संभालता था, ठीक है? अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो गाँव है, प्रशासन की क्या सबसे बड़ी इकाई थी या सबसे छोटी इकाई थी मौर्य काल में? तो आप बताओगे ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी उस समय। और इसका प्रमुख कौन होता था? मैंने अभी आपको बताया है, इसका प्रमुख होता था ग्रामणी। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आपको भूलना नहीं है, ठीक है? वापस आ जाओ। तो ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन को। मैं रिपन से 2-3 बातें आपको बताता हूँ। 1882 का जो चार्टर आया था उसको समझो। ये तो आप सबको पता होगा लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। इस तरह के क्वेश्चंस आपने रट रखे होंगे, ठीक है? लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव कब आया? ये आया 1882 में, ये भी आपने रट लिया होगा। इसे क्या कहा जाता है इस प्रस्ताव को? तो कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का स्वशासन का मैग्ना कार्टा, है ना? मैग्ना कार्टा। यहाँ तक तो ठीक है, ये अ, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब इसमें देखो कौन-कौन सी सिफ़ारिशें दी गई थी, इन पर भी आप थोड़ी नज़र बना के चलो, क्योंकि अगर एक लेवल तक आपने तैयारी कर ली है, तो उसके आगे फिर बढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है।
क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछ सकता है ना? तो इसकी सिफ़ारिशें कौन-कौन थी? तो 3 सिफ़ारिशें आप याद रखोगे। कौन-कौन सी? इनको कथन बना के पूछ सकता है, ठीक है? सिफ़ारिशें थी स्थानीय बोर्डों को स्थानीय बोर्डों को निश्चित कार्य देना, निश्चित कार्य तथा निश्चित आय के निश्चित आय के साधन हैं। ये इसने एक सिफ़ारिश दी। इसने कहा कि जो स्थानीय बोर्ड होंगे, उनको निश्चित कार्य मिले और साथ ही साथ उनके पास निश्चित आय के साधन हों, ताकि वो अपने क्षेत्र में खुद विकास कर सकें। इसकी दूसरी सिफ़ारिश क्या थी? इसने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड बनाए जाएँ। तालुका बोर्ड बने या फिर जिला बोर्ड बनाए जाएँ, ठीक है? ये दोनों सिफ़ारिशें याद रखो। इसने कौन-कौन सी सिफ़ारिशें दी? स्थानीय बोर्डों को निश्चित कार्य मिले और निश्चित आय के साधन मिले, ताकि स्थानीय बोर्ड अपने विकास को कर सकें, अपने विकास में अग्रणी हो सकें। साथ ही साथ इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड बनाए जाने की भी अनुशंसा की। इसकी तीसरी सिफ़ारिश थी, जो स्थानीय संस्थाएँ होती हैं, स्थानीय संस्थाओं में गैर निर्वाचित गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित हो। ये 3 सिफ़ारिशें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी? मैं एक बार फिर बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँ, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है और फिर से बता रहा हूँ, रिवीज़न कर लो इनको। स्थानीय स्वशासन का पिता इसे ही कहा जाता है। 1882 में ये प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें कई सारी सिफ़ारिशें थी, जो महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। स्थानीय बोर्डों को निश्चित कार्य और निश्चित आय के साधन मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड बनाए जाएँ। साथ ही साथ स्थानीय संस्थाओं में गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो, ये सारे प्रावधान इसने किए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि मद्रास में नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो मद्रास में जो नगर निगम की स्थापना हुई थी 1687-88 में हुई थी। अब देखो यहाँ से, मद्रास में नगर निगम। दरअसल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ आपने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इनके सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत में जो मद्रास था, मद्रास में नगर निगम एस्टैब्लिश करने का जो अधिकार दिया था या जो मंजूरी दी थी, वो दी थी 1687 में। अर्थात 1687 में मद्रास में मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति मिली। नगर निगम बनाने की अनुमति मिली, ठीक है? मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति किसने दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। 1687-88 में। तो आपको पता होगा ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये दरअसल गुजरात आज कहलाता है इतना, और ये इधर का पूरा क्षेत्र ये वाला मद्रास महाराष्ट्र कहलाता है ना? तो उस समय ये पूरा क्षेत्र बम्बई कहलाता था। इसके बाद फिर ये आज़ादी के बाद अलग हो जाएँगे। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बम्बई है, यहाँ पर भी नगर निगम स्थापित किया गया था। और आप जब इधर आओगे तो ये पूरा का पूरा बांग्लादेश और अपना पश्चिम बंगाल, ऊपर के सारे क्षेत्र, ये बंगाल था और नीचे वाला क्षेत्र था मद्रास, ठीक है? तो सबसे पहले जो स्थापित होगा नगर निगम 1687-88 में, ये सबसे पहला नगर निगम यहीं स्थापित हुआ था। भारत का भारत का पहला नगर निगम, ठीक है? इसके बाद फिर बंगाल और बम्बई में यहाँ पर स्थापित हुए थे 1726 में नगर निगम। तो अगर पूछा जाए बंगाल और बम्बई में नगर निगम कब इस्टैब्लिश हुए थे, तो आप बताओगे 1726 में, ठीक है? नगर निगम बने। 1726 में एक घटना और घटी थी मद्रास में, वो ये हुआ था कि ये अगर मद्रास है, मद्रास, तो यहाँ पर 1726 में मद्रास नगर निगम के महापौर के न्यायालय का गठन हुआ था। न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। मद्रास नगर निगम कब बना था? 1987 1987 में। नेक्स्ट देखो चौथा,
स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है रामायण में भी और महाभारत में भी, ये दोनों आपके कथन सही हो जाएँगे। अब देखो रामायण और महाभारत को थोड़ा-थोड़ा अलग से जान लो। स्थानीय स्वशासन का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रश्न ये है। स्थानीय स्वशासन का वर्णन। स्थानीय स्वशासन का वर्णन आपको मिलता कहाँ-कहाँ है? तो आप बताओगे ये मिलता है हमें रामायण में और मिलता है महाभारत में। ऑप्शन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शन में रामायण और महाभारत ये थे। महाभारत। अब ये जो रामायण है, रामायण में दरअसल जो प्रशासन था उस समय, प्रशासन को 2 भागों में बाँटा गया था। कौन-कौन थे? पुर थे और ग्राम थे। इसमें यहाँ पर जाति पंचायत का भी वर्णन किया गया है। जाति पंचायत का वर्णन मिलता है, ठीक है? साथ ही साथ पुर और ग्राम और जाति पंचायत का भी यहाँ वर्णन मिलता है। वहीं अगर मैं महाभारत की बात करूँ, तो महाभारत में टोटल यहाँ पर आप देख लो, महाभारत में महाभारत में टोटल पर्व कितने हैं? टोटल 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों में एक 12th नंबर का 12वां पर्व है, इसे कहा जाता है शांति पर्व। शांति पर्व, ठीक है? इसी शांति पर्व में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसी शांति पर्व में कहा गया है कि ग्राम के ऊपर 10, 20, 100, 1000 गाँवों की समूह इकाई या हम कहें 1000 गाँवों के समूह की इकाइयाँ होती थीं। ग्राम, समूह, इकाई होते थे, ठीक है? इसी में कहा गया है कि ये जो 10 गाँव होते थे, इनके प्रमुख को दशक कहा जाता था। 10 गाँवों के प्रमुख को 10 गाँवों के प्रमुख को दशक दशक कहा जाता था, ठीक है? बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? वापस आओ ज़रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखो, विजयनगर शासन के अंतर्गत मेल ग्राम में कितने गाँवों को शामिल किया जाता था? आंसर होगा आपका 50। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन देखो ज़रा कैसा था? ये बातें आप क्वेश्चंस हो सकता है आपके लिए ईज़ी हों, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर ज़्यादा फ़ोकस करना। विजयनगर शासन, ठीक है? विजयनगर शासन। अब ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, इस डिवाइड को आप याद रखिएगा। ये जो प्रशासन का मैं पूरा का पूरा आपको बताऊँगा कि मंडल किसमें विभाजित होते थे, नाडु, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आयोग नए-नए प्रश्न बनाएगा, ध्यान रखिएगा। राज्य या फिर इसी को बोलते थे मंडल या फिर आप मंडलम भी कह सकते हो, ठीक है? राज्य मंडल या मंडलम ये काहे में विभाजित होते थे? ये विभाजित होते थे कोट्टम में या फिर वलनाडु में। ये विभाजित होते थे नाडु में, नाडु, परगना या फिर जिला होता था, ठीक है? और नाडु विभाजित होते थे मेलग्राम में, ये विभाजित होते थे मेलग्राम में और मेलग्राम फिर डिवाइड होते थे आपके पुर या फिर ग्राम में। ये विजयनगर का काल है। अच्छा राज्य मंडल या मंडलम ये क्या था? तो अगर आपसे पूछे कि बताओ प्रशासन का सबसे बड़ा प्रखंड क्या था? तो आप बताओगे यही, ठीक है? सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रखंड यही था और उर या गाँव ये सबसे छोटा प्रशासनिक प्रखंड था। मेल ग्राम से प्रश्न आपसे पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। आपकी जो क्वेश्चन दिया गया है वो मेल ग्राम से है कि मेल ग्राम में कितने गाँव का समूह होता था? तो आप बताओगे 50 गाँवों का समूह होता था मेल ग्राम, ठीक है? ये बात आप याद रखोगे। फिर से समझ लो विजयनगर शासन को मैंने इन भागों में डिवाइड किया है मंडलम, कोट्टम या वलनाडु। कोट्टम या वलनाडु ये जिला होता था 1 मिनट, ये परगना या तहसील है नाडु और जो वलनाडु है ये है जिला, ठीक है? ये है परगना या फिर तहसील। तो नाडु तहसील होता था और मेलग्राम 50 गाँवों का समूह होता था और इसके बाद इसको हम डिवाइड करते थे उर या फिर ग्राम में। यहाँ तक बात समझ पाए? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। विजयनगर शासन के अंतर्गत मेलग्राम में शामिल गाँवों की संख्या कितनी थी? ये थी 50। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बँटवारे के लिए उत्तरदायी है? कौन है जो राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के बीच राजस्व बँटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? वो है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बहुत बार बता चुका हूँ।
शायद अब आपको याद भी हो गई होंगी, है ना? और अगर नहीं याद है तो फिर इनको रिवाइज़ करिए। राज्य बँटवारे के लिए राज्य बँटवारे के लिए कौन उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी कौन है? तो आप बताओगे ये उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग, ठीक है? राज्य वित्त आयोग 1947 का जो अधिनियम था, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, उसकी किस धारा में है? परिभाषा कहाँ है? राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ पर है? ये चीज़ें अब बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपको, चूँकि मैं कई बार बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर अब आपको धाराएँ नहीं बताऊँगा। मुझे ये बताओ, मैं आपसे कुछ बातें चर्चा करूँगा यहाँ पर वित्त आयोग से संबंधित। जो हमारा 5वाँ राज्य वित्त आयोग है, 5वाँ राज्य वित्त आयोग है, मुझे इस वित्त आयोग में ये बताओ कि इसने कुछ सिफ़ारिशें दी हैं, ठीक है? इसने कुछ सिफ़ारिशें दी हैं, ये कौन-कौन सी सिफ़ारिशें हैं? तो 2-3 बातें आप यहाँ से याद रखें। सबसे पहली बात, इसने कहा है कि जो पंचायती राज संस्थान हैं, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त कैसे आवंटित किया जाएगा? वित्त आवंटन। इससे पूछा गया 5वें राज्य वित्त आयोग से, भैया ये कैसे वित्त आवंटित किया जाएगा? तो इसने कहा है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में वित्त दिया जाएगा। पूछा कितना रेशियो में दिया जाएगा? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के इस हिसाब से 90:10 के अनुपात में वित्त आवंटित किया जाएगा, ये कहा है 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन ने। बात समझ पा रहे हो? अगर आपसे सीधा-सा एक सवाल पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में किस रेशियो में वित्त बाँटा है? तो 90 और 10। अब दूसरी बात समझो, दूसरा पॉइंट, इसने धनराशि का बँटवारा भी किया है और धनराशि का बँटवारा किनके-किनके मध्य? इसने किया है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। जिला पंचायत। यानी किस रेशियो में किया है ग्राम पंचायत का बँटवारा क्षेत्र पंचायत से, किस रेशियो में किया है क्षेत्र पंचायत का बँटवारा जिला पंचायत से। तो यहाँ पर आप एक याद रखो, ग्राम पंचायत का 70 अनुपात, क्षेत्र पंचायत 15 अनुपात जिला पंचायत 15, ये रेशियो याद रखना। ये दोनों पॉइंट, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी बात, इसने कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति को भी मान्यता दी है और इसने कहा है कि कुछ फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें एक निश्चित सीमा फंड की होनी चाहिए कि जिस फंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतें कार्य करवाएँ, तो वो उसकी स्वीकृति स्वयं दे सकती हैं। तो 5वें राज्य वित्त आयोग के अनुसार कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, देखो कैसी है वित्तीय स्वीकृति? मैं यहाँ से लिखता हूँ। मैं यहाँ से एक तरफ स्वीकृति लिखता हूँ और एक तरफ लिखता हूँ राशि। राशि यानी कि कार्य की सीमा, कार्य की सीमा। अब देखो, स्वीकृति और कार्य की सीमा, ध्यान दो। ये लिस्ट आप याद रखें। जब भी कभी ग्राम पंचायत कोई कार्य कराएगी तो कितना वित्त सीमा हो सकती है जिसको वो खुद स्वीकृत कर सके? तो आप बताओगे वर्तमान में 5 लाख है, ठीक है? 5 लाख। अच्छा, ध्यान रखिएगा पहले 50,000 थी, वर्तमान में 5 लाख। अब मुझे बताओ, ये तो ग्राम पंचायत हो गया, सहायक विकास अधिकारी कितनी स्वीकृति दे सकता है? सहायक विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी की स्वीकृति कितनी हो सकती है? तो आप बताओगे 5 लाख से लेकर 5 लाख से 7.5 लाख। सहायक विकास अधिकारी के बाद मुझे बताओ डीपीआरओ, डीपीआरओ का मतलब होता है जिला पंचायत राज अधिकारी, ये कितनी दे सकता है? तो आप बताओगे ये देगा सा 7.5 ये है, तो 7.5 से लेकर यानी 7.5 से ऊपर, 7.5 ₹1 से लेकर 7.5 लाख से 10 लाख तक, ठीक है? इतनी स्वीकृति और अंत में जिलाधिकारी, ये कितनी स्वीकृति देगा? ये 10 लाख से ऊपर, ये स्वीकृति याद रखना। आप ऐसे याद रखो 5 लाख से शुरू करो, इसके बाद आप ढाई ढाई लाख बढ़ाते जाओ। 2.5 लाख यहाँ पर बढ़ा दो, यहाँ पर 2.5 लाख बढ़ा दो, ऐसे करके। तो 5 से 5.7 ये हो जाएगा, सॉरी 7.5 और 7.5 से 10 ये हो जाएगा और फिर 10 से ऊपर चला जाएगा।
ठीक है? 5 लाख याद रखो, इसके बाद आप ढाई-ढाई बढ़ाते जाना और यहाँ पर इनका याद रखो क्रम। ग्राम पंचायत सबसे पहले, फिर सहायक विकास अधिकारी, फिर जिला पंचायत राज अधिकारी, इसके बाद जिलाधिकारी। ठीक है? वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट देखो 7वां। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 साल का होता है? प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 साल का होता है? ये होता है अपनी प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से, यहाँ से। पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका पहला हो जाएगा सही। अपने प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से वो उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होगा। अब देखो मैं ग्राम पंचायत को थोड़ा-सा इसकी धारा सहित बताता हूँ आपको। संविधान में जब आप जाओगे, तो वहाँ पर एक अनुच्छेद मिलेगा आपको, 243 का ई। सबका इससे परिचय भी होगा, ई मतलब ईयर, ठीक है? 243 का ई, इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो पहला सब क्लॉज़ है, उसी में कहा गया है कि पंचायत प्रथम बैठक की नियत तारीख से, शब्दों पर गौर करना, नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी। 5 साल तक बनी रहेगी। यानी कि वो कब से 5 साल तक बनी रहेगी? प्रथम बैठक की नियत तारीख से, जब से पहली बैठक होगी, उसकी तारीख निर्धारित की जाएगी, तब से वो आगे 5 साल तक बनी रहेगी। ठीक है? अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान कहाँ पर है? मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत की बैठक की बात कहाँ की गई है? तो आप बताओगे अधिनियम 1947, इसकी एक धारा है 12 का ख। ठीक है? मेन फोकस आपको अधिनियम 1947 में ही करना है, क्योंकि ये अधिनियम आपके सिलेबस में मेंशन है। 1961 में कुछ धाराएँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जिला पंचायत प्रमुख के बारे में, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के बारे में, इनका चुनाव, इनकी निर्वाचक नामावली, तो कुछ हैं वहाँ पर। उन धाराओं के बारे में आपको जानकारी हो। लेकिन अधिनियम 1947 इसके बारे में गहनता से आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। अच्छा 1947 इसकी धारा है 12 का ख। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 1 माह में, ध्यान दीजिएगा, 1 माह में 1 बैठक हो, ठीक है? ग्राम पंचायत के निर्वाचन के बाद, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत के निर्वाचन के बाद 30 दिन के भीतर, 30 डेज़ के भीतर पहली बैठक हो जाए। पहली बैठक हो। ये बात समझ पा रहे हो? यानी कितनी बैठकें होनी चाहिए 1 माह में? तो आप बताओगे कम से कम 1 तो होनी ही चाहिए, ये तो कंपल्सरी है। और फिर ग्राम पंचायत का जिस दिन इलेक्शन हो चुका होगा, निर्वाचन हो जाएगा, उसके 30 दिन के बाद यानी 30 दिन के अंदर-अंदर पहली बैठक को भी होना अनिवार्य है। ये सब कुछ दिया है 12 के खा में, ठीक है? अच्छा अब कुछ और बातें हैं जो नियमावली के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती हैं बातें। तो इसमें 2-3 बातें और याद रखोगे, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत ही था, हाँ। जैसे ग्राम पंचायत है, इसकी बैठक को बुलवाना है तो कौन बुलवाएगा? सबसे कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन ये रहता है। तो प्रधान बुलवाएगा, प्रधान बैठक को बुलवाएगा, ठीक है? प्रधान बैठक को बुलवाएगा। इसके अलावा कम से कम 5 दिन पहले, 5 डेज़ पहले सभी सदस्यों को लिखित सूचना दी जाएगी। सभी सदस्यों को लिखित सूचना मिलेगी कि भैया बैठक हो रही है, आ जाओ, ठीक है? इसके अलावा यदि पंचायत के 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये डिजिट याद रखना, 1/3 सदस्य कहें कि बैठक बुलवाओ। किससे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रधान से। तो प्रधान का दायित्व होगा कि वो 15 डेज़ के भीतर-भीतर बैठक बुलाए, बैठक बुलाए। ये किसका दायित्व होगा? ये दायित्व होगा प्रधान का। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज़न होता है एक बहुत बड़ा। ग्राम कभी-कभी ये होता है कि 1/3 सदस्य कहते हैं कि भाई बैठक बुलवाओ। कभी-कभी जब 1/3 सदस्य कहते हैं तो 15 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाती है और जब कभी-कभी कुछ अलग डेटा देता है तो ये 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाती है। तो ये झाम क्या है? आओ इसको समझते हैं। कन्फ्यूज़न ना रहे को देखो यहाँ से, मैं इसमें बैठकों की बात करता हूँ, ठीक है? बैठकें और इसमें कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
मैं सारा कन्फ्यूज़न आज दूर करता हूँ। देखो, ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत है। आपको पता होगा ग्राम सभा की कार्यकारी ग्राम पंचायत होता है, ठीक है? ये कहाँ है? इसका वर्णन कहाँ पर है? ग्राम सभा की बैठकों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बैठकें लिखा है। मैं केवल और केवल ग्राम सभा की बैठकों की बात करूँगा। ग्राम सभा की स्थापना की बात नहीं, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात नहीं, केवल और केवल बैठक, ठीक है? क्योंकि बैठकों से कन्फ्यूज़न बहुत होता है। आओ देखो, मुझे बताओ, ग्राम सभा की बैठकों के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो आप बताओगे धारा है 11 का 1। ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो यहाँ पर आप कौन-सी धारा बताओगे? आप बताओगे ये धारा है 12 का ख, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ग्राम सभा की 1 साल में कितनी बैठकें होती हैं? 1 साल में 2 बैठक। यहाँ पर बताओ, ग्राम पंचायत की 1 माह में कितनी बैठक होती है? 1 माह में 1 बैठक। ठीक, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर मुझे बताओ ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने कहा बैठकों की अध्यक्षता। ये कौन करता है? तो आप बताओगे ये करता है प्रधान। और मुझे बताओ ग्राम पंचायतों की बैठक, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? इनकी अध्यक्षता कौन करता है? किनकी? ग्राम पंचायत की बैठकों की। तो आप बताओगे फिर से प्रधान, ठीक है? अब मुझे बताओ कि बैठकों, मान लीजिए ग्राम सभा की बैठक होनी है, बात समझ रहे हो? तो ग्राम सभा की बैठक होनी है, तो बैठक के कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी डुग्गी-उग्गी बजवा के? आप लोग अगर गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, तो जानते होंगे डुग्गी पिटवाई जाती है ना? कि भैया बैठक हो रही है, आ जाओ। तो कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी? तो आप ध्यान रखोगे, बैठक की सूचना बैठक की सूचना 15 डेज़, ग्राम सभा की स्थिति में 15 दिन है, भूलना नहीं है। 15 डेज़ की पूर्व जानकारी या पूर्व इसकी सूचना 15 दिन पहले, 15 दिन पूर्व दी जाएगी, बस इतना ही लिख लो, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा आपका। 15 दिन पूर्व बैठक की सूचना 15 डेज़ के पूर्व या 15 डेज़ पूर्व दी जाएगी। ठीक। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, अब मान लीजिए ग्राम पंचायत की बैठकें होनी है, तब क्या होगा? ग्राम सभा की जब भी बैठक होगी तो पूरे गाँव के जो निर्वाचक नामावली में लोग होते हैं, वो सारे लोग आते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में इन्हीं के द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं, है ना? तो ग्राम पंचायत की जब भी बैठक होगी तो कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी? तो बैठक की सूचना 5 डेज़ ओनली, ध्यान रखिएगा 5 दिन पहले दी जाएगी। और ये जो सूचना होगी वो लिखित होगी और यहाँ पर चस्पा किया जाएगा, डुग्गी-उग्गी पिटवाई जाएगी, ठीक है? देखो एक बात और, जो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग होती है, जब भी कभी सभा के 1/5 सदस्य 1/5 सदस्य कहेंगे कि बैठक बुलाओ, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहें बैठक बुलाओ, तो फिर प्रधान को 30 डेज़ के अंदर-अंदर 30 डेज़ में बैठक बुलानी होगी, ठीक है? बैठक बुलाएगा। कौन बुलाएगा? प्रधान बुलाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? लेकिन अब यहाँ आओ, जब भी कभी ग्राम पंचायत के लोग कहेंगे कि बैठक बुलाओ, तो यहाँ 1/5 थे, ग्राम पंचायत में होंगे 1/3। 1/3 सदस्य यदि कहते हैं क्या कि बैठक बुलाओ, ये ऐसे नहीं कहते, मतलब लिखित रूप से देंगे, समझाने का मतलब समझो। ये भी लिखित रूप से देंगे। तो ऐसा प्रावधान है कि जब भी लिखित रूप से जब ये देंगे, तो वो पत्र जिस दिन प्रधान को मिलेगा, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर बुलाएँगे और जब 1/3 सदस्य लिखित रूप से देंगे, तो जब भी प्रधान को पत्र मिलेगा, तो प्रधान 15 दिन 15 डेज़ के अंदर-अंदर उस पत्र मिलने की तिथि से 15 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। ठीक है? मैं समझाने के लिए केवल इतना बोल रहा हूँ कि 1/5 सदस्य अगर कहें बैठक बुलाओ, तो 30 दिन के अंदर-अंदर उसे बैठक बुलाना पड़ेगा। ग्राम सभा की स्थिति में। ग्राम पंचायत की स्थिति में क्या है कि टोटल ग्राम पंचायत के अगर 1/3 मेंबर्स कहते हैं कि बैठक बुलाओ, तो फिर 15 दिन पहले-पहले 15 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी। अच्छा, जब भी कभी ग्राम सभा की बैठक होगी, तो यहाँ पर कोरम क्या होगा? तो यहाँ पर कोरम होगा 1/5 सदस्य, ठीक है? और जब भी कभी ग्राम पंचायत की बैठक होगी, तो यहाँ पर कोरम क्या होगा? यहाँ पर कोरम होगा कितना? 1/5 सदस्य, ठीक है? ये ये कन्फ्यूज़िंग पॉइंट्स हैं, मैं इसलिए आपको एक टेबल बना के लिख रहा हूँ, ताकि आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक ना कर दो, एग्ज़ाम हॉल में। अगर एक कर दिया तो फिर बड़ी पूरी की पूरी मेहनत धराशायी हो जाएगी, है ना? एक भी क्वेश्चन अगर आपका इधर-उधर हो गया, आपने सोचा वो पूछ ग्राम सभा रहा है और आपने ग्राम पंचायत को उठा के मार दिया कि 1/5 होते हैं यहाँ तो, ठीक है?
ओह सॉरी, ये 1/3 होगा, गलत हो गया। 1/3 ये इनका कोरम होता है और यहाँ 1/5 होते हैं। तो अगर आपने इधर का उधर किया तो सारा का सारा मैटर बेकार हो जाएगा, चाहे आप कितनी पढ़ाई की हो। इस तरह के क्वेश्चंस अगर गड़बड़ हुए, ये चूँकि सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे प्रश्न गलत हुए तो फिर हाँ, गड़बड़ है मामला। देखो एक कन्फ्यूज़िंग पॉइंट और है, जो मैं आपको एक और समझा देता हूँ। अगर बात कोरम की करें, ठीक है? कि इनका कोरम कितना होता है, उनका कोरम कितना होता है। तो अगर बात करें ग्राम सभा की बैठक होनी है और बैठक का कोरम कितना होगा, तो आप बताओगे टोटल सदस्य जितने भी होंगे उसका 1/5 सदस्य की संख्या का 1/5 अगर कोरम पूछे कि ये तो ग्राम सभा की बैठक है, अगर ये कोरम पूछ ले कि ग्राम पंचायत की बैठक होनी है, तो ग्राम पंचायत की बैठक होनी है तो इसका कोरम क्या होगा? इसका कोरम तो आप बताओगे ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, सदस्य की संख्या का 1/3 ये कोरम होगा। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ कि ग्राम प्रधान को हटाया जाना है। जब भी कभी प्रधान को हटाना हो, तो इसके लिए भी बैठक होगी। तो उस बैठक का कोरम क्या होगा? तो वो बैठक होगी पहले किसकी? पहले तो मुझे ये बताओ, ये बैठक किसकी होगी? ग्राम पंचायत की होगी या ग्राम सभा की होगी? ये होगी ग्राम सभा की बैठक होगी, ठीक है? ग्राम सभा की बैठक होगी। तो ये जो ग्राम सभा की बैठक हो रही है, इसके टोटल मेंबर्स का 1/3 अगर हैं उपस्थित, तो प्रधान को हटाने की प्रक्रिया शुरू करी जा सकती है। तो तीनों के कोरम याद रखो, ग्राम सभा की बैठक अगर होनी है, कोरम क्या होगा? 1/5 सदस्यों का टोटल 1/5 कोरम अगर ग्राम पंचायत की बैठक की होनी है ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, तो बैठक होने के लिए कितना कोरम होना चाहिए? टोटल सदस्य का 1/3 ग्राम प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया लानी है और उसके लिए बैठक हो रही है, तो कोरम क्या होना चाहिए? ग्राम सभा की कुल मेंबर्स का 1/3 ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। और ये जो मैंने पूरी का पूरा टेबल बनाया है, ये भी याद रखो, ये भी कन्फ्यूज़ कर सकता है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक का होता है? तो आप बताओगे पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ज़ेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है इसकी 21। अब देखो ज़रा 243 का ये जो ज़ेड जे है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 का 243 243 का ज़ेड जे ठीक है? इसमें क्या है? इसमें चर्चा की गई है बोर्ड के सदस्य की। बोर्ड के सदस्यों बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उनकी पदावधि की, ठीक है? तो बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उनकी पदावधि की चर्चा की गई है। मैं बात कर रहा हूँ सहकारी समिति की। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले सहकारी समिति का वर्णन संविधान में कहाँ पर किया गया है? ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। 243 के ज़ेड एच से लेकर 243 के ज़ेड टी तक, यहाँ से यहाँ तक संविधान में सहकारी समिति की चर्चा की गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो था वो था निदेशकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो एक आर्टिकल याद रखो 243 का ज़ेड जे इसमें क्या कहा गया है? इसमें साफ-साफ कहा गया है कि निदेशक या निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ये जो अधिकतम संख्या 21 होगी इसमें एक स्थान होगा एससी या एसटी का, 2 स्थान इसमें महिला आरक्षित होंगे महिला आरक्षित होंगे, ठीक है? इसके अलावा ये जो अ, अधिकतम संख्या है, ये केवल क्वेश्चन इतना ही था शायद, देखो। हाँ, इतना ही था, बस यहीं तक रखो आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर हो जाएगा 21। अब नेक्स्ट देखो 9वां निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो ये कौन होगा? किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद एक और दो नहीं ये होगा ग्राम पंचायत सही होगा आपका, दूसरा पार्ट। देखो क्यों ग्राम पंचायत ही सही होगा? देखो, ग्राम पंचायत, एक शख्स का नाम आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता। मैं यहाँ से उठाता हूँ, बलवंत राय मेहता। इस शख्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है? तो बलवंत राय मेहता साहब ने एक सिफ़ारिश दी थी। सिफ़ारिश इन्होंने क्या दी थी? ध्यान दो।
इन्होंने कहा कि ये है आपका पिरामिड। देखो, एक शख्स थे बलवंत राय मेहता। इन्होंने एक सिफ़ारिश दी। सिफ़ारिश क्या दी? इन्होंने कहा ये है आपका पिरामिड यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्ट्रक्चर, जिसमें इन्होंने कहा ये है आपका ग्राम पंचायत, ये है खंड पंचायत या आप कह सकते हो ब्लॉक पंचायत और ये है आपका जिला पंचायत, सबसे ऊपर जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता साहब ने साफ-साफ कहा कि जो ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि इसकी यानी कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होगी। इन्होंने एक सिफारिश और दी ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के लिए। इन्होंने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद जिला परिषद का जो गठन होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि करेंगे। चुने गए प्रतिनिधि करेंगे, ठीक है? यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किस संस्था का गठन होगा? ग्राम पंचायत का। और किन 2 संस्थाओं का चयन होगा या गठन होगा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा? वो होगा जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का। ये बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिशें थी, इनको ध्यान रखोगे आप। वापस आओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, ठीक है? नेक्स्ट देखो 10 नंबर में, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है? किसके चुनाव होते हैं जिनको चक्रानुक्रम में भरा जाता है? तो ये होते हैं पंचायती राज के चुनाव। तीसरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ आरक्षण की बात की गई है, तो आरक्षण है कहाँ पे? पता है आपको? एक आर्टिकल है 243 का डी, ये है यहाँ पर है आरक्षण। अच्छा, 243 का डी यही कहता है आरक्षित स्थानों को 243 का दरअसल डी का 1 कहता है आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में भरा जाएगा। आर्टिकल 243 को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कई सारे सब क्लॉज़ मिलेंगे आपको, लगभग 6 सब क्लॉज़ मिलते हैं। इन 6 सब क्लॉज़ में से 5 सब क्लॉज़ ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है। इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन-कौन है? जैसे पहला सब क्लॉज़, क्या कहा गया इसमें? एससी, एसटी को आरक्षण। मोटा-मोटा आइडिया याद रखो, हालाँकि इसमें बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी है, मैं वो पूरी स्टेटमेंट नहीं बताऊँगा आपको, केवल इतना इसका सेंट्रल आइडिया समझो। अगर आपसे पूछे एससी, एसटी को केवल और केवल इन शब्दों का प्रयोग करें, तो आप बताओगे 243 का डी का 1। दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में कहा गया है जो आरक्षित कुल स्थान होंगे, आरक्षित कुल स्थानों का 1/3 ध्यान दो एससी, एसटी महिला को आरक्षित होगा। महिला को आरक्षित होगा। फिर से समझो, आरक्षित जो भी टोटल स्थान होंगे उनका 1/3 किसको आरक्षित होगा? एससी, एसटी की महिलाओं को। इन शब्दावलियों पर गौर करना, इन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है और ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएँगे। तीसरा उपखंड क्या कहता है? तीसरा कहता है कि जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे या प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाने वाली सीटें होंगी, भरी जाने वाली जितनी भी सीटें होंगी, सीटों का 1/3 भाग ये किसको आरक्षित होगा? ये आरक्षित होगा महिलाओं को। यहाँ पर महिला आरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। एससी, एसटी सहित। शब्दों पर गौर करना। जो भी निर्वाचक क्षेत्र होंगे, प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित क्षेत्र होंगे या निर्वाचित रूप प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा जो भरी जाने वाली सीटें होंगी, उनका 1/3 महिला को आरक्षित किया जाएगा। ठीक है? अगर आपसे पर्टिकुलर एससी-एसटी को पूछे, तो आप दूसरा उपखंड मारोगे। अगर महिला और पुरुष शब्द किसी का भी इस्तेमाल ना करें, केवल और केवल आपसे कहे एससी-एसटी को आरक्षण कहाँ है, तो उपखंड 1 है। लेकिन अगर साधारण रूप से ये कहें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो सीटें भरी जानी हैं, उनमें महिलाओं को आरक्षण 1/3 होगा, ये कहाँ दिया है? तो 243 का सब क्लॉज़, 243 का डी का तीसरा, ठीक है? अब ज़रा चौथे में आओ, चौथे में 243 का डी का चौथा, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि पंचायत में अध्यक्ष पदों पर जो आरक्षण होगा, अध्यक्ष पदों पर आरक्षण 1/3 महिला होगा। यानी महिलाओं का आरक्षण कितना होगा? 1/3 होगा अध्यक्ष के पदों पर। पंचायत में जितने भी अध्यक्ष के पद होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, ठीक है? जो अध्यक्ष के पद होते हैं, वहाँ भी 1/3 महिला आरक्षण होना चाहिए।
तो अगर आपसे पर्टिकुलरली एक पर और फोकस करे कि बताओ अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण महिला कहाँ है? तो आप चौथा बताओगे। 5वें को आप छोड़ो, छठे उपखंड को उठाओ। अगर आपसे पूछे कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए प्रावधान विधानमंडल बनाएगा, विधानमंडल उपबंध करेगा, ठीक है? इसके बारे में कहाँ पर वर्णित है? तो आप बताओगे 243 का डी का छठा। तो ओबीसी के लिए आरक्षण के बारे में जो उपखंड विधानमंडल बनाएगा, उसका प्रावधान यहाँ पर है। तो ये देखो, ये आप इसको जब पढ़ोगे ना 243 के डी को, तो इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी गई हैं, ठीक है? ये मैंने एक मोटा-मोटा आपको आइडिया बताया है कि एससी-एसटी का प्रयोग करें, तो ये मारोगे। कुल आरक्षित सीटों में अगर एससी-एसटी महिला को पर्टिकुलर टारगेट बनाया जाए, तो आप ये वाला आर्टिकल मारोगे। अगर ये कह दें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में भरी जाने वाली टोटल सीटों का 1/3 महिला आरक्षण होगा एससी-एसटी सहित, तो तीसरा उपखंड होगा। पंचायत के अध्यक्ष शब्द का प्रयोग कर दे, वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात करे, तो चौथा उपखंड होगा। और ओबीसी को आरक्षण विधानमंडल उपबंध बना के देगा, अगर इसकी बात करें, तो छठा होगा। ठीक है यहाँ तक? वापस आ जाओ, फिर क्वेश्चन में इसका तीसरा होगा। 11 नंबर देखो, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है, वो पंचायत के लिए है ना? यहाँ पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रयोग किया गया है, यही है। ठीक है? देखो, यहाँ से प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, मतदान, ध्यान दो। एक मैं पिरामिड बनाता हूँ, जिसमें आपको पंचायतों के तीनों सोपानों के बारे में जानकारी देता हूँ। ये 3 सोपान हैं। यही है हमारी पंचायती राज का स्ट्रक्चर। सबसे नीचे कौन है? ग्राम पंचायत। उसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर है सॉरी वो खंड पंचायत, यानी कि ब्लॉक पंचायत। और उसके ऊपर कौन है? जिला पंचायत। ठीक है? जिला पंचायत। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो ग्राम पंचायत है, यहाँ कौन-कौन होता है? यहाँ पर होता है सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के और एक होता है प्रधान, है ना? इन दोनों का चुनाव कौन करता है? इन दोनों का चुनाव वहाँ की जनता करती है। जनता द्वारा ये चुने जाएँगे, ठीक है? अब चूँकि जनता के द्वारा चुने जाएँगे, जब भी कभी कोई व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। और जनता जब वोट डालने जाती है, तो गुप्त रूप से डालती है। आप भी जब डालने जाते होंगे, तो देखा होगा बॉक्स बना होता है और वहाँ कोई देख नहीं पाता है कि आपने किसको डाला। देख लिया तो गाँव की स्थिति काफ़ी नाज़ुक होती है, मारपीट तक हो जाती है ना? तो इसीलिए प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है। अब यहाँ पर आओ, तो अब यहाँ ग्राम पंचायत में आपने समझ लिया, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो प्रधान हो, ये दोनों लोग ही जनता के द्वारा चुने जाएँगे, अर्थात ये जो पूरा का पूरा सोपान है ग्राम पंचायत का, ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है। इनका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है, इस सोपान का। अब इसमें आओ, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत में। जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत में 2 ही मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स का मतलब 2 कैटेगरी के। इनका एक होता है सभापति या फिर आप अध्यक्ष कह लो, कोई दिक्कत नहीं। और इनमें कुछ सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को जनता चुनती है, जनता चुनती है। ये जब जनता चुनेगी, तो वो जनता जब भी किसी को चुनती है, तो वो प्रत्यक्ष होता है। अर्थात इनका चुनाव कैसे हो रहा है? इनका चुनाव हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएँगे, ठीक है? और प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएँगे का मतलब क्या है? गुप्त मतदान भी होगा यहाँ। अब जब ये चुन लिए जाते हैं, तो ये अपने में से ही इनका चुनाव करते हैं। तो अब मुझे बताओ, सभापति या अध्यक्ष का चुनाव करने में क्या जनता की भूमिका है? ना। तो अब ऐसी स्थिति में ये चुनाव कहलाता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अर्थात ऐसा चुनाव जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। तो इनका चुनाव कैसा होगा? इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो ये बातें हैं जो आपको थ्योरी बना के पूछ सकता है। थ्योरी का मतलब स्टेटमेंट बना के। यहाँ से वन लाइनर बनने के सवाल कम पैदा होते हैं। यहाँ से आपको सीधे-सीधे स्टेटमेंट बनाएगा। 4 स्टेटमेंट इन्हीं में से ऐसे बना दिया और फिर सवाल पूछ लिया। तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। 12वें में देखो, कह रहा है कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ये कथन किसका है? ये कथन जैक्सन का। ये जैक्सन का था। ये स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनमें कुछ नहीं आप कर सकते, ये रटने पड़ते हैं। स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके गोल्डिंग का। कहाँ है गोल्डिंग? ये, ठीक है? ये कथन गोल्डिंग का है। अच्छा,
ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, आप इनकी एक लिस्ट बनाइए। गांधी जी ने क्या-क्या कहा है? सभा समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किसने कहा है? कहाँ किया गया है? कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को लेके क्या कहा है? उनके भी मैंने 3 से 4 डायलॉग्स बताए हैं। वो सारे स्टेटमेंट लिखो एक जगह, कंपाइल्ड करो उनको और फिर याद करना शुरू करो। ठीक है? इसका यही एक लॉजिक हो सकता है याद करने का। नेक्स्ट देखो 13 के बाद 14 पीके थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव कौन-कौन से दिए गए हैं? संघ सूची में शामिल करने का बिल्कुल है, संवैधानिक दर्जा देने का बिल्कुल है, उपर्युक्त दोनों यही सही है। अब देखो पीके थुंगन समिति, पकड़ो इनको और इनके बारे में 2-4 बातें जानो। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति में ये समिति 1988 में आई थी। साल साल याद रखना। इसने क्या-क्या सुझाव दिए? सबसे पहले मैं इनके सुझावों को पढ़ता हूँ। सुझाव कई सारे इन्होंने दिए थे। तो सुझाव के बारे में जानिए। पीके थुंगन समिति ने सबसे पहली बात कही थी कि पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए, संवैधानिक मान्यता दो। इन्होंने दूसरी सिफारिश की गाँव, प्रखंड यानी ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करो, पंचायत की व्यवस्था करो। ये इन्होंने सुझाव दिया। अब देखो मैं आपको यहाँ समझाऊँ। आपने बलवंत राय मेहता का नाम सुना? अशोक मेहता का नाम सुना? जी.वी. के. राव का नाम सुना? ठीक है? और फिर आपने पीके थुंगन का नाम सुना, ठीक? बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा? 3 स्तर होनी चाहिए। अशोक मेहता ने क्या कहा? 2 स्तर होनी चाहिए। जीवी के राव ने क्या कहा? 4 स्तर होनी चाहिए। पीके थुंगन ने क्या कहा? 3 स्तर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। बलवंत राय मेहता 3 शब्द हैं, 3 समिति। 2 शब्द हैं, ए और एम 2 अक्षर हैं, अशोक मेहता 2 समिति 2 स्तर होनी चाहिए। जी.वी. के. राव 3 अक्षर हैं, तो फिर सॉरी 4 अक्षर हैं, तो फिर 4 क्या होनी चाहिए? स्तर होनी चाहिए। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन तो 3 अक्षर हैं, 3 स्तर होने चाहिए पंचायत के। तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगा के याद कर सकते हो। पंचायत के स्तर, पंचायत के स्तर। फिर से समझो बलवंत राय मेहता 3 अक्षर 3 स्तर, अशोक मेहता 2 अक्षर 2 स्तर, जीवी के राव 2 अक्षर 4 अक्षर 4 स्तर, पीके थुंगन 3 अक्षर 3 स्तर ऐसे याद करो। अच्छा इन्होंने सुझाव क्या दिए? संवैधानिक मान्यता दो और त्रिस्तरीय पंचायत हो। और क्या सुझाव दिए? इन्होंने कहा कि जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद को पंचायत राज की धुरी बनाओ। यानी मेन कोर क्या है? पीके थुंगन के अनुसार मेन कोर ये बताओ, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। पीके थुंगन के अनुसार 3 स्तरों में सबसे प्रमुख स्तर कौन-सा था? ग्राम स्तर, खंड स्तर या फिर जिला स्तर? तो आप बताओगे जिला स्तर, ठीक है? इसी को इन्होंने तवज्जो दी थी। इन्होंने कहा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआईज़ हैं, पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल और पीके थुंगन ने ही कहा था कि हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन हो, राज्य वित्त आयोग का गठन हो, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? पीके थुंगन ने 2 और सिफ़ारिशें दी थीं, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों बातें आपसे पूछी जाती हैं स्टेटमेंट बना के। सबसे पहली जिला परिषद जिला परिषद का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होगा, कार्यकारी अधिकारी वो कौन होगा? वो तो इनसे पूछा गया। इन्होंने बताया कि जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए, उसे होना चाहिए कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है? जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके थुंगन के अनुसार कौन होगा? तो आप बताओगे कलेक्टर। ध्यान रखिएगा फिर से एक बात मैं और लिखता हूँ। इनसे पूछा गया कि ये जो पंचायती राज पूरा का पूरा विषय है, पंचायत, ये विषय है, आप क्या चाहते हो ये राज्य के पास रहे या संघ के पास रहे? इन्होंने साफ-साफ कहा था पंचायतों का सीधा संबंध संघ से। तो आपसे एक क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा जाता है कि कौन-सी समिति थी जिसने कहा था पंचायती राज का विषय केंद्र सूची में होना चाहिए या फिर संघ का विषय होना चाहिए? वो यही है। तो ये दोनों सही हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो 15 नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? असम में है, केरल में है, त्रिपुरा में भी है और नागालैंड में नहीं है। देखो, इसमें आप एक आर्टिकल पढ़ोगे, वो आर्टिकल है 243 का एम। 243 का एम। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया है संविधान का भाग 9 का लागू ना होना। यानी संविधान का जो भाग 9 है, वो इस कुछ-कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं? देखो, 3 राज्य याद रखना, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम। ये 3 राज्य हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। मणिपुर, ध्यान दें, लेकिन मणिपुर पूरा नहीं है। मणिपुर के जो पर्वतीय इलाके हैं, जहाँ पर जिला परिषद है, वहाँ लागू नहीं होता है, बाकी मणिपुर में लागू। तो मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर जिला परिषद विद्यमान है, जिला परिषद विद्यमान है, ठीक है? इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी लागू नहीं होता है और पर्वतीय क्षेत्र या हम ऐसे लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर। अच्छा, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो अभी 10 राज्यों में उसको विस्तारित किया गया था, पेसा एक्ट आपने नाम सुना होगा। तो ये 10 राज्य कौन हैं? ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इन 10 राज्यों में जो 5th अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को विस्तारित किया गया है। तो ये 10 राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ। 10 राज्यों में 10 राज्यों में जहाँ पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, अनुसूची के क्षेत्र आते हैं, वहाँ पंचायत राज का विस्तार किया गया है, विस्तार हुआ है, ठीक है? ये 10 राज्य कौन-कौन से हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऐसे करके, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। सपोज़ करो, मोटा-मोटा एक आइडिया लो, ठीक है? देखो, अब यहाँ से आप नीचे की तरफ देखो ज़रा। नीचे की तरफ का मतलब है, ये नीचे आपको मद्रास मिलेगा, मद्रास का मतलब तमिलनाडु, इधर मिलेगा आपको केरल। आप उठाओ बीच से, बीच का मतलब ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश को अलग हटाया गया छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। बिहार से अलग हुआ, यहाँ पर है आपका झारखंड, ठीक? बिहार से अलग हुआ झारखंड और ये वाला पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के ठीक यहाँ पर है ओडिशा, ओडिशा के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये मिलेगा आपको तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा ये तमिलनाडु है। तो ये है ओडिशा, ओडिशा, ये है आंध्र प्रदेश और ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन-सा मिलेगा? ये आपको क्षेत्र मिलेगा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। तेलंगाना का बॉर्डर सी से नहीं टच होता है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के उधर ही रहेगा। ये मैंने आपको जो बनाया हुआ है, ये ऐसे बना लो। इसका बॉर्डर नहीं टच होगा, बस इतना ध्यान रखना। खैर इसमें आओ, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? अब ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये है गुजरात, गुजरात। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 बचे। ये वाला जो क्षेत्र है, ये है राजस्थान, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से नीचे आओगे तो यहाँ वो जो क्षेत्र है, ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है? इसके अलावा ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है तेलंगाना, तेलंगाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 राज्य हैं, जिनमें पंचायती राज को विस्तारित किया गया है। कौन-कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से उठाओ। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये है झारखंड, ठीक? महाराष्ट्र है, गुजरात है और ये कौन-सा है? ये है आपका राजस्थान, तीनों हो गए। इसके बाद ये 3 उठा लो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये वो कौन हो गया? तेलंगाना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ये सारे के सारे राज्य
हैं, जहाँ पर जो 10 राज्य हैं, वहाँ पर आपके पंचायती राज को विस्तारित किया गया है। ठीक है? ये आप जम्मू-कश्मीर ठीक बना नहीं है। ख़ैर, इसको आप बना लेना। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 15 का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखो। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आपके ये 15 क्वेश्चन्स थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करेंगे। और चलते-चलते एक बात मैं फिर से आपको बता दूँ कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आप ज़रूर जॉइन करिए। उसमें आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन्स मिलेंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो ठीक है, धन्यवाद।